बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। ठीक है, आज के अगर हम प्रमुख समाचार को देखें, जो 3 मुद्दे हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। पहला है, ये द इंडियन एक्सप्रेस में था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है सीबीएसई इस साल के अंत से लाने वाली है। ठीक है, कुछ सीबीएसई बोर्ड के कुछ परीक्षाओं के लिए, ठीक है, कुछ परीक्षाओं के कुछ विषयों को लेके। ठीक है, इसको समझेंगे कि ओपन बुक परीक्षा क्या होती है, इसमें कौन कौन सी किस तरह से होती है, इसको क्यों लाया जा रहा है, क्या पहले लाया जा चुका है कि नहीं है, यानी भारत में ये प्रणाली पहले परिचय रहा है कि नहीं, इनको हम समझेंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है कि एक रिपोर्ट आई है एक वाशिंगटन पोस्ट में कि कुछ फर्मों ने एक रिपोर्ट एक फर्म से डेटा लीक हुआ है। चीन की कंपनी है आईसून कंपनी, उसके द्वारा उससे जो डेटा लीक हुआ है उससे ये पता चला है कि आईसून जो कि चीन में सुरक्षा एक निजी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और वहाँ के सुरक्षा मंत्रालय यानी जो खुफिया विभाग है या जो पीएलए है जो यहाँ यानी जो उसकी आर्मी है उसको लेकर जासूसी का काम करती है, साइबर जासूसी का काम। उसके लीक डेटा में पता चला है कि कई सारे देशों में, खासतौर से भारत में भी जो है भारत के कई सारे सरकारी कार्यालयों में उसके द्वारा जो है साइबर जासूसी या साइबर घुसपैठ की कोशिश की गई है। तो इस मुद्दे को हम समझेंगे। तीसरा समाचार जो हमारा है वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो एक्सटेंडेड वर्जन है लगभग 800 किलोमीटर की क्षमता वाली, उसके ऐसे 200 मिसाइलों को अधिग्रहित करने के लिए नौसेना को मंजूरी दी गई है, जो है हमारे कैबिनेट की सिक्योरिटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाले जो चीज़ें होती है उसके द्वारा दी गई है। लगभग 19,000 करोड़ की ये लागत की जो है 200 ब्रह्मोस मिसाइलें भारत की नौसेना में तैनात की जाएंगी और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और नौसैनिक समुद्री सुरक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में ब्रह्मोस को जो है एक जो हमारा रक्षा के क्षेत्र में हम निर्यात के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें भी ब्रह्मोस एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए पहला देखते हैं सीबीएसई की ओपन बुक पार्टी चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सीबीएसई ने ये एक जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये प्लान चलाया है कि वर्ष के अंत में कुछ विषयों को लेकर जो है वह ओपन बुक पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम कराएगा, यानी ओपन बुक एग्ज़ाम। यानी उसमें मेन मतलब ये है ओपन बुक एग्ज़ाम में कि आप परीक्षा के दौरान, जैसे अभी तक आप परीक्षा देते हो तो कुछ आपके पास पकड़ लिया जाता है तो आप नकल के दोषी माने जाओगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपको खुद ही जो है सामग्री यानी पाठ्य सामग्री आप ले जाके एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी पाठ्य सामग्री रहेगी अभी ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें 2 तरीके से होता है। एक की एक क्लोज्ड ओपन बुक एग्ज़ाम जिसमें जो परीक्षा लेने वाले संस्थाएं हैं वही बताती हैं कि वही सामग्री देती हैं कि आप इन्हीं सामग्रियों से इसमें लिखिएगा, और दूसरा है ओपन जो है उसमें यह है कि आप जो परीक्षार्थी है वो किसी भी अपने रिलेवेंट जो उसको लगता है उस अपनी सामग्री को ले जाके परीक्षा में लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्या पहले ऐसा हो चुका है तो क्या उसका रिजल्ट रहा है, ये क्यों लाया जा रहा है और इसके क्या मतलब क्यों लाया जा रहा है में ही ये हम समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम रहे हैं। और सबसे आसान बात मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये परीक्षा आसान है। ठीक है, कि पेपर जैसे ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि अगर उनको नकल नहीं कहेंगे कि नकल मारने की जो प्रणाली है उसको अगर रेगुलराइज कर दिया जाए यानी पेपर बुक्स आदि दे दिया जाए तो क्या वो परीक्षा आसान होगी। तो देखते हैं क्या है कैसे है एक जो बात है। तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सीबीएसई कहते हैं वह 2024 के अंत में कक्षा 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक परीक्षा के पायलट कार्यक्रम की योजना बना रहा है। यानी कि ये कुछ ही चयनित स्कूलों में कुछ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा, एक पायलट होगा। पायलट मतलब अगर इसके बारे में जो आएगा उसके बाद इसको किया जाएगा। शुरुआत में यह सिर्फ चयनित स्कूलों में ही किया जाएगा। ठीक है, और सीबीएसई ने पिछले साल की जारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन के इस रूप का प्रस्ताव दिया है और इस के द्वारा
अगर संक्षेप में समझे तो इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से सीबीएसई का लक्ष्य छात्रों द्वारा ऐसे परीक्षणों को पूरा करने में लगने वाले समय का अध्ययन करना है और शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रिया इकट्ठा करना है कि इसमें क्या होगा। हालांकि सीबीएसई के अधिकारियों ने क्लैरिफाई किया है कि इसका प्रयोग बोर्ड एग्जाम में नहीं किया जाएगा, ना इस साल ना अगले साल, यानी कि जो बिना बोर्ड यानी जो प्री बोर्ड एग्जाम है उनमें इसको पायलट आधार पे देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ओपन बुक एग्जाम या खुली परीक्षा, खुली किताब प्रणाली जो है क्या होती है। ठीक है, जैसे अभी जो परीक्षा होती है वह है बंद एग्जाम, बंद बुक प्रणाली या क्लोज्ड बुक एग्जाम, या कह सकते हो कि बिना किसी मटेरियल के हम जो परीक्षा देते हैं उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब, उसमें उसके कॉन्सेप्ट का, उसके तथ्यों का सब कुछ जवाब जो हम याद रखते हैं या जो हमारे मेमोरी में रहता है उसके आधार पे देते हैं। हम कोई अर्ध सामग्री इकट्ठा नहीं करते हैं, हम उसमें जो याद रहता है हम उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इस ओपन बुक प्रणाली होती है इसमें जब कोई परीक्षा दिया जाता है तो वह उसमें पाठ्य सामग्री यानी जो पाठ्य पुस्तक है या जो अन्य पाठ्य मटेरियल है, चाहे ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन माध्यम से, अगर ऑफलाइन हो रही है तो जैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि ओपन बुक सीरीज में एग्जाम में, ओपन बुक एग्जामिनेशन में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तकों और नोट्स का संदर्भ लेने की अनुमति होती है। अब जो ओपन बुक एग्जाम है ये प्रकृति में दो प्रकार की होती है, एक ओपन बुक यानी फ्री टाइप की और एक क्लोज टाइप की, यानी ओपी या ओपन बुक परीक्षा भी दो प्रकार की, प्रतिबंधित प्रकार की और मुक्त प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबंधित ओपन बुक में परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमति अध्ययन सामग्री की ही अनुमति होती है, यानी जो वो बताएगा उन्हीं से आप ले सकते हो। दूसरे में जो खुला होता है उसमें छात्र कोई भी सामग्री ला सकते हैं और जो उन्हें प्रासंगिक लगे। ऐसे देखिए कि जैसे जो आप कंप्रिहेंशन का एग्जाम प्री में देते हैं या कंप्रिहेंशन जो आप लोग पढ़ते हैं, तो कंप्रिहेंशन के नीचे जो प्रश्न होते हैं, कई बार देखा जाए कि उन प्रश्नों के जवाब आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को जवाब किससे देना होता है, कंप्रिहेंशन से एक पाठ्य सामग्री से देना होता है। तो लगभग उसी तरह की है। तो कंप्रिहेंशन क्या जानना चाहता है, क्योंकि सूचनाएं तो उसी में रहती है कि आपकी समझ उस विषयों के लेकर, उस कॉन्सेप्ट के लेकर, उस अवधारणा को लेकर क्यों कितना गहरा है। ये कंप्रिहेंशन जो आपका सिलेबस में आपका प्री में है, या जो भी हम अपठित गद्यांश हिंदी में बोलते हैं जिनके आधार पे करते हैं, या पठित गद्यांश उसके आधार पे हम उत्तर देते हैं, ये जानने का प्रयास करता है। तो यहाँ भी मेन उद्देश्य यही होता है कि हम पाठ्य पुस्तक जो दे रहे हैं उससे व्यक्ति मतलब जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको समझे, न कि रटे रटाए चीजों को लिखे। ठीक है, ये इसको लाया जाता है। और ये जो अभी तक प्रणाली है, यानी जो बिना किताब वाली प्रणाली है, या जो अभी सामान्य तरह से जो चलती हुई प्रणाली है, उसके विपरीत इसमें यानी ओपन बुक परीक्षा में परीक्षण प्रश्नों का इस तरह से संरचित किया जाता है कि छात्रों को केवल उपलब्ध सामग्री से जानकारी की नकल करने के बजाय अवधारणाओं को भी लागू करना होता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपने दिया और उसको आपने सीधे पढ़ के लिख दिया ना, वो नकल होती, उस तरह से नहीं। आपको कोई चीज दिया गया है, आप उसमें से पढ़ लीजिए। प्रश्न को इस तरह से पूछा जाता है कि उस प्रश्न में जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है कि नहीं। जैसे अगर किसी किताब में, जैसे मैं ही, अगर आप कोई और पढ़ाता है, आपको जीडीपी के बारे में पढ़ाता है या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाता है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के उसको घुमा के ऐसे पूछा जाए कि आपको उसकी समझ है कि नहीं। अगर समझ रहेगी तो आप उसमें दिखाई दे जाएगी, और उसके लिए जो आपको संदर्भ लेना है वो किताब है, किताब से देख लो, तथ्य देख लो, सूचनाएं देख लो, आंकड़े देख लो, लेकिन कंसेप्ट या जो आधारभूत जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उसकी समझ है कि नहीं, इसको लेकर ये लाया जाता है। और ये उद्देश्य है कि परीक्षण करना कि क्या कोई छात्र बड़ी तस्वीर को समझता है, ब्रॉडर व्यू रखता है और सीखी गई अवधारणा पर विश्लेषणात्मक कौशल
लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है तो नहीं ठीक है। यानी किसी भी चीज को, सिद्धांत को आपने कितनी गहराई से उसको समझा है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को मैं बार बार या सारे लोग सिखाते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो आपको रिलेवेंट उदाहरण दीजिए जिससे परीक्षक समझ जाए कि ये चीजों को समझता है कि नहीं। जैसे आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी देखिए, आप मेंस के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम होता है, वो घुमाव के रहता है, पूछा वही रहता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको जो है गहरी, इसलिए यूपीएससी के तैयारी के दौरान गहरी समझ के बारे में समझ को भी डेवलप किया जाता है। हालांकि यूपीएससी में तथ्य का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोगों पर दोहरी जिम्मेदारी रहती है, याद भी करना है, समझ भी करना है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अपने नोट्स बना के उसे ही याद करो। अपने नोट्स याद करना है यानी आपकी समझ के आधार पर याद करना है, और चूंकि याद करके लिखना भी है ना, वहां 20 क्वेश्चन लिखना भी रहता है, इसलिए आपको बार बार याद करना भी के लिए मैं कहता हूं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं उस तरह की चीजें न करो, यानी इनकी अभी शुरुआत है, अब आगे टाइम लगेगा, आपके एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे से जब फसल गड़बड़ है, नीचे से ही बीज वो गड़बड़ है, तो फसल का आखिरी सिरा कहां से बेहतर होगा। तो अगर गंगा को पवित्र शुद्ध करना है कहां पे, बनारस में, इलाहाबाद में, तो कहा जाता है गंगोत्री से करो, यानी जहां से बच्चा शुरू हो रहा है स्कूलिंग वहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू करो। इस तरह के अप्रोच को करोगे तभी जाके आगे आने वाले, अगर आप यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस देख रहे हैं तो टीचर है उनका अप्रोच दूसरा है, बच्चा है उनका अप्रोच दूसरा है, तो कहां से बदलेगा। तो सरकार जो है व्यवस्था कर रही है कि शुरू से चलने को लेकर। तो वही है कि क्या भारतीय छात्रों के लिए क्या यह एक नई अवधारणा है? बिल्कुल नहीं है, पहले भी लाया जा चुका है। 2014 में सीबीएसई ने इसी तरह की एक व्यवस्था पायलट लाई थी, हालांकि उसको लगा कि उससे बहुत बेहतर नहीं हो रहा, उसने उसको छोड़ दिया था। उच्च शिक्षा में तो ये एक तरह से आम बात है, क्योंकि एआईसीटीई जो है, भारतीय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 2019 में उसने एक सलाहकार निकाय ने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह की ओपन बुक परीक्षा की अनुमति दी जाए। इसी तरह से महामारी के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया और अन्य कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज द्वारा ओपन बुक परीक्षा को उस समय शुरू किया गया था। कई सारे आईआईटीज में ये हैं। अगर आपको कलाम साहब की किताबें पढ़ोगे तो उनके समय में ओपन बुक था, और वो इसके बड़े पक्षधर थे। उनका कहना था कि ओपन बुक परीक्षा जो है वो कहीं नहीं कहीं जो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है उसको निखारने का प्रयास करता है, और उनके पक्षधर थे, और उनके समय में उनका मानना था कि इस तरह की चीजें चलती थी। तो वही है, सीबीएसई ने ओपन बुक परीक्षा का प्रस्ताव क्यों रखा है? क्योंकि सीबीएसई का ये जो प्रस्ताव है, ये स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो नियोजित बड़े सुधार हैं जो सरकार कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, उसके अनुरूप है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है कि सीधे कि आप ओपन बुक एग्जाम लीजिए, इस तरह की बात नहीं की गई है। लेकिन इसमें सुझाया गया है कि प्राथमिक सुधारों में एक है कि रटकर याद करने के से योग्यता आधारित शिक्षा पे संक्रमण किया जाए, और इसीलिए इसी तरह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क जो लाया गया है, वो भी कहता है कि जो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली है परीक्षा की, वो अपने बहुत अच्छे रूप में क्या कराता है, रट्टू तोता पैदा करता है, और अपने खराब रूपों में मानसिक अवसाद देता है। ठीक है, जैसे कि आपको 3 इडियट मूवी याद होगी, उसमें एक राचो रहता है और एक चतुर रामलिंगम रहता है। चतुर रामलिंगम क्या करता है, रट के पास हो जाता है, और मेन जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर, यानी कि उसमें दिखाया गया है कि इतनी प्रेस्टिजियस स्कूल में वहां भी प्रोफेसरों का अप्रोच क्या है, जहां पे रिसर्च का, वहां पे उनका अप्रोच क्या है कि जो है इसको क्या लाया जाए, किताब क्या ज्ञान दिया जाए। तो वही चीज है कि वो चीजें चली आ रही हैं, उसको कैसे शुरू से ही इसको दूर किया जाए, इस पर ये किया जाता है। और अगर देखिए, क्या ओपन बुक परीक्षा आसान है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर आसान समझते हो तो आप देख लीजिए, जो यूपीएससी का जो कंप्रिहेंशन वाला टॉपिक आता है उसको देखिएगा और उसके प्रश्नों को देखिएगा। ये बच्चों के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा जो है पैटर्न जो है क्या रहता है, याद करो जाके लिख डालो, और उसमें क्या होता है कि आपको अपनी समझ डेवलप करके कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी को दिखना पड़ता है, और
उससे भी ज्यादा टफ होता है एग्जामिनेशन को पेपर बनाना, क्योंकि आप पाठ्य सामग्री से डायरेक्ट प्रश्न अभी बना सकते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं बनाना होगा, उसमें उसके गूढ़ मुद्दों को समझ के एक काल्पनिक या इस तरह के प्रश्न बनाने होते हैं जिसके जरिए आप जो परीक्षार्थी के कॉन्सेप्ट को समझ सके। हमेशा तथ्य को जांचना आसान होता है, मूल्य या कॉन्सेप्ट को पकड़ना मुश्किल होता है। उसी तरह से परीक्षक भी ऐसा प्रश्न बनाए जिसमें तथ्यों के अगेन जो है मूल्य पकड़े जाएं, कॉन्सेप्ट पकड़े जाएं, ये थोड़ा सा टफ होता है। अब ये है कि क्या इस तरह की जो है प्रणाली हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है। देखिए, हम आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे हम भी स्टूडेंट रहे, आपको भी पता है कि एक प्रेशर रहता है कि चीज़ों को याद करो याद करो याद करो, और उस दौरान हम भूल जाते हैं। जैसे 3 इडियट में देखो, रामलिंगम की जो याद करने की समस्या को उसने कैसे बताया था कि उसने शब्द बदल दिया और वो मेमोराइज कर गया, और मेमोराइज करके आप बिना समझे मेमोराइज कर देंगे तो वो क्या होता है, वो चीज़ें फिल्म में बड़े नाटकीय ढंग से दिखाया गया है। और यह कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता है, उसको ये दूर कर देती है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेना। हम नैतिकता को पढ़ते हैं लेकिन नैतिकता का व्यवहारिक उपयोग क्या है नहीं समझ पाते। हम विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन विज्ञान का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है हम में से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो कमी दूर करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो है, भारत के सरकारी कार्यालयों में चीनी फर्म की जो एक संस्था है आईसून, उसके द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई है। तो ये जो घटना है ये बार बार आती रहती है, और मैं एक बार बार जब भी इसको पढ़ाता हूँ तो आपको हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, इसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस था साइबर सिक्योरिटी पर, उन्होंने कहा था कि चीन के पास 3 लाख की, उस समय 2013 में ये बताया था कि चीन के पास 3 लाख की साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि यही काम कर रही है। और उन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा किसी भी मामले में न्यूक्लियर सुरक्षा से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि आपके बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर उन तक पहुंच हो सकती है और वो उनको क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, आपकी आंतरिक सुरक्षा चुनौती का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और ये डिफेंस वालों के लिए भी एक मुद्दा रहा है। तो उसी तरह के एक मामले आए हैं जिसमें एक डेटा लीक हुआ है चीन की एक कंपनी का, जिसमें पता चला है कि उसने दुनिया के कई सारे देशों में, उसमें भी भारत भी है, वहाँ के कई सारी लोगों की कई सारी सूचनाएं जो है उसमें उसके पास थी। हालांकि जो सूचनाएं सामने आ रही है उसमें जो सिक्योर्ड डेटा है उस तक उनकी पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं हमारी तरफ करती रही है और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के और भी कई मामले होते रहे। तो चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, एक बड़े डेटा लीक हुआ है, से पता चला है कि चीनी प्रौद्योगिकी फर्म आईसून या आक्सून बोलते हैं, मंदारिन में आक्सून बोलते हैं, वैसे ये आईसून है, ये कंपनी का नाम है। आईसून ने संघाई स्थित कंपनी है, भारत के सरकारी कार्यालयों के साथ साथ कई अन्य देशों के संस्थानों को भी हैक किया है। पता चला नहीं लेकिन उसने हैक करके सूचना एकत्रित की है। और इससे हवाले से जो लीक हुई दस्तावेज है उसमें यह पता चलता है कि ये कितना परिष्कृत ऑपरेशन है, क्योंकि इस तरह की जो सूचनाएं हासिल जहां से की गई है वह आम लोगों द्वारा नहीं की गई है। एक कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और स्टेट बैक्ड, मतलब राज्य द्वारा समर्थित ये व्यवस्था की गई है, और इसमें विदेशी सरकारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग सिस्टम में प्रवेश किया गया है। ये जो संस्था है आईसून या आक्सून, जिसे भी कह जो भी नाम लो, वो संघाई की कंपनी है, और जो वहाँ की चीन की सुरक्षा मंत्रालय या जो रक्षा मंत्रालय के लिए जो काम करने वाली प्रमुख सारी साइबर फर्में हैं उनमें से एक निजी ठेकेदार के रूप में ये काम करती है। ठीक है, लीक हुए डेटा में क्या है और इसे किसने निशाना बनाया गया है। तो देखिए, एक साइबर सुरक्षा फर्में हैं सेंटिनल लैब्स और मालवेयर बाइट्स ने इसमें बताया कि लीक हुई डेटा की पड़ताल करते हुए कहा है कि इसमें 1 दर्जन से अधिक सरकारों, साथ ही हांगकांग के लोकतांत्रिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, यहाँ तक कि नाटो सैन्य संगठनों में आईसून की घुसपैठ के सबूतों का खुलासा किया है। किस तरह के डेटा है इसके बारे में कोई बहुत सटीक सामग्री नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जो चीन की विकसित साइबर सुरक्षा जासूसी क्षमताओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि के बारे में ये जानकारी
प्रदान करती है, क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गिटहब पर इसे सार्वजनिक किया गया है। ठीक है, और जो इसके अनुसार जो है आईसून के लक्ष्य, किन्हें लक्ष्य किया गया है, तो भारत के साथ ही थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया की सरकारी संस्थाओं सहित अन्य इसमें शामिल हैं। यह इन दस्तावेजों में वह वास्तविक जानकारी नहीं है जो सुरक्षित की गई थी या जो हासिल की गई, लेकिन उनके पास निगरानी के लक्ष्यों और आईसून को दिए गए ठेकों के बारे में विवरण है, यानी कि कौन कौन से किसको लक्ष्य में रखा गया था और जो ठेके दिए गए थे उसके बारे में पता इस लीक से चलता है। अब प्रश्न है कि लीक हुआ डेटा कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसमें यह है कि कोई चीन की ही संस्था है जिसको ठेका होकर नहीं मिला होगा, उसके द्वारा इस तरह की डेटा को लीक किया गया है। और जो आईसून कंपनी है उसको पता चलता है कि ये राज्य के द्वारा प्रायोजित है। ये कौन कह रहा है? गूगल के एक साइबर सुरक्षा का प्रभाग के मुख्य थ्रेट एनालिसिस्ट है, उसका कहना है कि ये सारी चीजें आ रही है। और आईसून क्या करती है, तो ये साइबर सुरक्षा का काम करती है वहां के बारे में, और अपनी वेबसाइट पे लिखती थी कि वो चीन के लिए साइबर सुरक्षा और इस तरह के खतरों को रोकने का काम करती है। बाद में वो वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन जब उपलब्ध थी उसमें ये पता चलता था कि इसके जो ग्राहक हैं उसमें चीन के जो है चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, जिसमें खुफिया, जैसे होम मिनिस्ट्री यहाँ का है, और खुफिया मंत्रालय, 11 प्रांतीय सरकारों के सुरक्षा और नगर पालिका तहत 24 सुरक्षा एजेंसियां हैं। अब प्रश्न है कि ये क्या मुद्दा इतना गंभीर है? नहीं, ये गंभीर तो है ही है, क्योंकि इसी तरह के और मुद्दे भी होते रहे हैं। और जैसे बताया गया है कि चीन के पास बहुत बड़ी फौज है किसकी? साइबर सुरक्षा की। ऐसे में ये बन जाता है, क्योंकि एक इसी तरह की लीक की घटना चीनी राज्य की महत्वपूर्ण साइबर इंटेलिजेंसी और साइबर सुरक्षा की पुष्टि करती है। 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक जांच में पाया था कि शेजन शहर में स्थित एक कंपनी, जिसका संबंध चीनी सरकार से 10,000 से अधिक भारतीय व्यक्तियों और संगठनों की निगरानी कर रही थी, जो विदेशी लक्ष्यों के वैश्विक डेटाबेस का हिस्सा थी। और उसमें देखा गया तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के उस समय के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति या उस समय के राष्ट्रपति, और जो है विपक्ष के नेता सोनिया गांधी, गौतम अडानी, यानी जो मुख्य या सेना प्रमुख, जो मुख्य हमारे यहाँ निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और राजनीति में जो व्यक्ति थे, उनकी निगरानी की जा रही थी इन संस्थाओं द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। अगला जो न्यूज है वह है ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की डील। देखिए, कल ही जो है, कल क्या बल्कि परसों शाम को, बुधवार को शाम को, कैबिनेट की जो सुरक्षा मामलों की कमेटी है उसने जो है भारतीय नौसेना के उन्नतीकरण या बेहतरी के लिए जो है 19,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 ब्रह्मोस मिसाइलों का आर्डर ब्रह्मोस एयरस्पेस को दिया है। और ये मिसाइल जो है सामान्य नहीं बल्कि एडवांस मिसाइल है, एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल है, और जिनकी माना जाता है कि इनकी क्षमता 700 से 750 किलोमीटर की होगी। देखिए, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, पहले शुरू में ही उसको 290 किलोमीटर की रेंज में रखा गया था, क्योंकि MMTCR का मेंबर नहीं होने के कारण जो है, चूंकि ये रूस और भारत की सहयोग की थी, तो इसे 300 किलोमीटर के ऊपर नहीं रखा जा सकता था। लेकिन अब उसका भारत सदस्य हो गया है, उसके सदस्य होने के बाद ही भारत ने इसकी क्षमता को बढ़ा दिया है। हालांकि जब सदस्य नहीं था तो चीन बार बार कहता था, और दुनिया के और भी देश कहते थे कि ये ब्रह्मोस की क्षमता कहीं ज़्यादा है, इसको जानबूझ के कम बताया जा रहा है। लेकिन अब तो सबके सामने है कि ये क्षमता बहुत ज़्यादा है, और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे बेहतरीन कोई क्रूज मिसाइल नहीं है, रसिया के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास तो छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि मिसाइलों में हमारी रसिया की प्रौद्योगिकी बहुत बेहतर होती है। ठीक है, उनका जो हार्डवेयर है वो बहुत बेहतर है, और दुनिया में भारत का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बेहतर है। दोनों का मेल है, इसीलिए दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल बनी है। तो चर्चा में क्या है, इसमें ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा जान लेंगे, और ब्रह्मोस कैसे भारत के रक्षा निर्यात को लेकर जो है बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम रक्षा उपकरणों के प्रमुख आयातक रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने धीरे धीरे जो है भारत को एक रक्षा निर्यात का भी लक्ष्य दिया है, जिसमें ब्रह्मोस के लिए ही $5 अरब यानी 42-45 हजार करोड़ का योजना ब्रह्मोस के लिए निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। परिचय में अगर देखें तो भारतीय नौसेना के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन के रूप में 200 से अधिक ब्रह्मोस विस्तारित दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, और इसमें करीब 19,000 करोड़ की योजना है। और ब्रह्मोस एयर स्पेस रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में अनुबंध हो जाएगा, इसके बाद इसकी तैनाती शुरू हो जाएगी। अब जरा ब्रह्मोस के बारे में देखें तो ब्रह्मोस एक
संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के तहत भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। यह भूमि, समुद्र, पानी के नीचे, वायु प्लेटफॉर्म, प्रक्षेपण त्रुटिहीन, माने ये कहीं भी भूमि से भूमि, भूमि से सागर, सागर से भूमि, सागर से हवा, हवा से भूमि, यानी किसी भी वर्जन में क्रूज मिसाइलें आमतौर पे पानी वाली मिसाइलें होती, लेकिन इसको कहीं भी तैनाती किया जा सकता है। और ब्रह्मोस पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों के सभी तीनों विंगों में प्रचलित किया जा चुका है। और ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के इंडिजनाइजेशन या स्वदेशीकरण का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब 2004 में यह शुरू हुआ था तो उस समय ब्रह्मोस में पहली बार जब लॉन्च किया गया था तब इसके अंदर केवल 13% भारतीय स्वदेशी घटक था। जब हमने 2013 में रूस के साथ शुरू किया, 2004 में लॉन्च किया था इसे, तो 13% भारतीय घटक था, बाकी 87% किसका था? रूस का। अब ये हमारे अगले 25 वर्षों में ये कितना हो गया? 75% तक जो है लक्ष्य पहुंच गया है। 75% अब ये स्वदेशी हो गई है, 25% रूसी टेक्नोलॉजी हो गई है। यानी कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी में इंडियनाइजेशन करना शुरू किया है। और हमारी ये जो ब्रह्मोस है, इसका नाम सुनते ही जो है दुनिया की कई सारे देशों का क्या होता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उनको सहम जाते हैं। ठीक है, रूस को नहीं, क्योंकि रूस का तो है ही है, रूस में इसमें शामिल है। बाकी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश की ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो ब्रह्मोस को ध्यान में रख के न सोचता हो या उसको ब्रह्मोस को वो ध्यान न देता हो। ठीक है, ऐसे में ये ब्रह्मोस भारत के अपने सुरक्षा के लिए तो है ही है, वो तो सब जान ही रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो। ये हमारे निर्यात के लिए भी प्रमुख उपकरण है। जैसे आपके कोई दुकानदार कोई बहुत बेहतर चीज़ बेचता हो ना, कोई मिठाई आप किसी दुकान पे या कुछ खाते पीते हो, बहुत अच्छी चीज़ हो, तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें बिक जाती है। तो उसी तरह से अभी जो भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ा रहा है, वैसे में ब्रह्मोस हमारी शोकेस है और ब्रह्मोस के साथ साथ और भी सारी चीज़ों को ये बढ़ावा देने में काम करेगी। तो ब्रह्मोस खुद भी $5 अरब का लक्ष्य लेके चल रही है 2025 तक, ब्रह्मोस एयर स्पेस का कहना है। और उसके साथ साथ और भी कई सारे जैसे होते हैं ना, अब मिठाई लेने गए तो वहाँ पे समोसा भी है, वहाँ पे जलेबी भी चल रही है, वहाँ पे सब चल रही है। तो ऐसे वहाँ पे हमारा आकाश भी है, हमारा हवित्जर तोप भी है, हमारा पिनाका है। पिनाका रॉकेट अभी अजरबैजान और आर्मेनिया में हो रहा है। तो अजरबैजान ने जो है तुर्की से जो है ड्रोन, और तुर्की की ड्रोन बड़ा फेमस है, उससे हासिल किया था। हमारा मालदीव भी खरीद के लाया है। और उसका जो है जब आर्मेनिया पिनाका यूज कर रहा है तो तुर्की भी छपटा रहा है और कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। अजरबैजान भी कह रहा है, क्योंकि अब आर्मेनिया उसके जो तुर्की के ड्रोन हैं उसका हमारा पिनाका बड़े बेहतरीन तरीके से सामना करने में सक्षम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। इसमें देखिए, यह मिसाइल जल्द ही किसको दिया जा रही है? फिलीपींस को निर्यात करने की तैयारी है। जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक है, उसका जो है 37.5 करोड़ डॉलर का पहले निर्यात सौदा है। और ब्रह्मोस को लग रहा है 2025 तक ये 5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, जो रक्षा निर्यात होता है ना, वो हम किसे देंगे? अपने दुश्मन को तो दे नहीं देंगे कि लो चीन तुम ले लो, लो पाकिस्तान तुम ले लो। हम किसे देंगे? जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है, वो चाणक्य की नज़रों में हमारा दोस्त है, पहले जो कहा गया है। तो ऐसे में हम चीन के पड़ोसी देशों को देंगे, हम पाकिस्तान से जो परेशान देश हैं उनको देंगे, हम खाड़ी के देशों को देंगे, यानी जो अपने स्ट्रेटेजिक हितों के रूप में हैं उनको देंगे, उनकी मजबूत करेंगे, उनके द्वारा जो है खर्चा किया जाएगा। और हमारे दुश्मन जैसे फिलीपींस को दे देंगे, वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, बहुत सारे लोग हैं, कल के हो सकता है जापान भी हमसे ले ले, है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया ले ले, तो दक्षिण कोरिया ले ले, कौन कहता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इस रक्षा निर्यात से के जरिए जो है हम अपने दोहरे, एक तो हमारे आयात भी होता है, हमारी क्षमता का भी प्रदर्शन होता है, साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक हित हैं उनको भी काउंटर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। बाकी आपका इसका PDF मिल ही जाएगा, आप इसको पढ़िएगा। मैं फिर भी कहूँगा कॉन्सेप्ट करके अपना नोट्स बना दीजिएगा, रखिएगा और उसको याद करिएगा, क्योंकि अभी ओपन बुक पॉलिसी पायलट में शुरू हुई है, UPSC एग्ज़ाम में नहीं शुरू हुई है। लेकिन अपना नोट्स बना के आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, नमस्कार।